हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट सीटेट पेपर सेकंड का सेकंड पेपर को लेकर के आए हैं और कक्षा 6 to 8 सोशल स्टडी को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 1 to 50 तक क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग 51 से क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगातों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया हुआ स्थानांतरी कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक खेती, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि में फसलों का उत्पादन अत्यधिक बड़े स्तर पर किया जाता है। इसके लिए इसमें लागत बड़े स्तर पर दी जाती है और इससे अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नत बीजों की जरूरत पड़ता है। उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक खेती। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगातों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह कहलाती है वाणिज्यिक खेती। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो इसका राइट आंसर है जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इन ईंधनों की प्राप्ति पृथ्वी के गर्भ में दबे जीवाश्मों से होती है, इसलिए इसको जीवाश्म ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में बदलाव आती है तो इसे हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। औपनिवेशीकरण में एक शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर वह पिछड़े देश पर अपने आर्थिक व राजनीतिक हितों के लिए अपने निर्णय व नीतियों को थोपता है तथा उसके आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है, जिस प्रकार से हमारे देश भारत को अंग्रेजों के द्वारा दोहन किया जा रहा था। तो इसी को कहते हैं औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्यों? क्योंकि गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन यहाँ पर होता है। गर्म एवं ठंडी धाराओं के मिलने से समुद्र के अंदर जल का तापमान कम हो जाता है और जिससे मछलियाँ एवं अन्य समुद्री जीवों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ग्रैंड बैंक भी इसी का एक उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कहलाता है? तो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है वह निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया हुआ पहला है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कथकली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। तीसरा ऑप्शन है यह लोक नृत्यों से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। तो इसमें कौन सत्य है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। संगीत नाटक अकादमी ने भारत की 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा का और सतारिया असम का। तो ये 8 है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है?
तो ऑप्शन दिया हुआ हिमोड, छत्रकशिला, लोएश और डेल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रकशिला। अपर्दन स्थल है, छत्रकशिला अपर्दन स्थल है। छत्रक शिलाओं का निर्माण अपर्दन द्वारा होता है, इसलिए इन शिलाओं का रूप आकार छाता के समान होता है और इन शिलाओं के निर्माण की क्रिया वायु, जल या फिर भूस्खलन के कारण होती है। तो अपर्दन स्तर हो जाएगा छत्रक शिला। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो कहाँ निवास करती है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या? तो एशिया व अफ्रीका में सबसे ज़्यादा विश्व की जनसंख्या सबसे ज़्यादा एशिया में, एशिया महादेश में, और उसके बाद अफ्रीका में। तो एशिया और अफ्रीका में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। विश्व की 80% से भी अधिकतम जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। अकेले एशिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और एशिया सबसे बड़ा महादेश भी है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांसद के रूप में कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो मुद्दों एवं सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना यह सबसे सर्वोत्कृष्ट तरीका है संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। संसद के कार्य प्रकरण को सर्वोत्तम प्रभावी तरीके से बढ़ाने के लिए शिक्षक को कक्षा में वाद विवाद का आयोजन कराना चाहिए तथा छात्रों को मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीटेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन रूप से डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रूप में बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सतत व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। विशिष्ट वस्तुनिष्ठ प्रकार वाले रूपात्मक आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस करना चाहिए। किस चीज़ से लैस करना चाहिए? तो स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता को लैस करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी को विभिन्न सामाजिक मुद्दों एवं स्वतंत्र रूप से चिंतन करने का योग्य बनाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक जिसको बोल सकते हैं, तो अन्योन्य क्रिया या फिर पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला में दिया हुआ है, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अन्योन्य यानी पारस्परिक जिसको बोलते हैं अधिगम की विशेषता है? तो सीखने और उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। इसमें अन्योन्य अधिगम की प्रक्रिया में सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासंगिकता से शामिल करते हैं। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयामों में समानता को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करने का?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ों का। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाओं का एकत्र करना प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ PTA में अपने बच्चों को शैक्षिक संस्थाओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें क्या करेंगे, उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3 दिया हुआ है उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। उन्हें ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कि उन्हें बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे उन्हें, तो एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक को उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि अभिभावक अपने बच्चों को एक सेकेंड, हाँ तो क्वेश्चन था कि अगर अभिभावक अपने आप को अयोग्य बताते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए एक शिक्षक को, तो उन्हें एक शिक्षक होने के नाते उन्हें अपने बच्चों को घर पे जो समय देते हैं पढ़ने के लिए उस पर ध्यान देने के लिए कहेंगे। यदि अभिभावक अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं तो अध्यापक को उन्हें समझाना चाहिए कि घर पर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे पढ़ाई पर पर्याप्त समय दे रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उसके साथ करनी चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है, नहीं होगा। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य ज़्यादा अनुदेशात्मक उद्देश्य साझेदारी करनी चाहिए। कक्षा में विषय विशेषज्ञ के वक्तव्य से पूर्व शिक्षिका को छात्रों से इसके अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की चर्चा करनी चाहिए तथा वांछित दिशा निर्देशों को बताना चाहिए ताकि छात्र इस वक्तव्य से अधिकतम ज्ञान अर्जन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 1 इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक कि निम्नलिखित में से कौन सी शाब्दिक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो इसमें विशेषता ये होनी चाहिए ताकि इस प्रकार का विशेषता होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। तो यदि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो, सभी सामाजिक समूह इसके साथ जुड़े हुए हो, तो इस प्रकार का पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ग्लोब होगा सबसे अधिक उपयुक्त। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर। तो ग्लोब इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र, आकार, स्थिति व विस्तार को प्रभावी रूप से समझने के लिए ग्लोब का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से सबसे अच्छा उपयुक्त होगा ग्लोब। ग्लोब को उपयोग में ला करके महाद्वीपों का अनुपातिक क्षेत्र,
और उसका आकार, स्थिति और उसको विस्तार, स्थिति व विस्तार को प्रभावी रूप से उससे समझा जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन दिया हुआ विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने को लिए कहना चाहिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इस प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? क्योंकि इसमें कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, आदिम जनजाति शिल्पकृतियों और पोशाकों के प्रदर्शित करना। आदिम जनजाति को विद्यार्थियों से कहना कि अपनी जनजाति के बारे में बताए तथा पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना, बिल्कुल नहीं। और स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 सही सबसे अच्छा दिख रहा है। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना चाहिए। कक्षा में उपस्थित सांस्कृतिक विविधता के माहौल का प्रभावी एवं सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपनी संस्कृति और उससे जुड़े मूल्यों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव या हल्लर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका पूरा पाषाण स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका एक समृद्ध पाषाण कालीन स्थल है और यह स्थल विंध्य पर्वत श्रेणी में भोपाल के दक्षिण में स्थित है और इस स्थल से अनेकों चित्रित गुफाएं भी खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने के अलावा, समाज को आलोचनात्मक समझ विकसित करने के अलावा, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक और जो कारक है सामाजिक शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। ये पाठ सामग्री सूचनाओं को स्थानांतरित करने, सामाजिक और आलोचनात्मक समझ विकसित करने और ऑप्शन 4 में दिया हुआ वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य आधार विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास और वैश्विक समायोजन हेतु सामाजिक कौशलों का अग्रसरण तथा समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र से संबंधित पाठ्य पुस्तक को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए दिए गए सुझावों में स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल व चार्ट का प्रयोग, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग आदि का सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कौन सा, तो प्राथमिक पाठ्य पुस्तक के लिए प्राथमिक स्रोतों का उपयोग नहीं दिया गया है पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए दिए गए सुझाव में स्रोत आधारित विश्लेषण होता है, जैसे मॉडल, चार्ट का प्रयोग, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणित स्रोतों का उपयोग आदि को सम्मिलित
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीटेट में ये सारे क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ऑप्शन 1 में दिया हो वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा। तो मानचित्र को समझने की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ि चित्रों द्वारा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ि चिन्हों द्वारा, सॉरी चित्र नहीं चिन्ह, रूढ़ि चिन्हों के द्वारा समझा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है? इबादतगाह, दरगाह, ईदगाह या खानकाह। तो दरगाह कहा जाता है सूफी संतों के मकबरों को, सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तथ्य में दिया गया है कि यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, और बी में दिया गया है इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्वाध है। व्यापारिक सी में दिया हुआ है व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है, क्योंकि यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का अंटार्कटिक महासागर और इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए और बी। अंटार्कटिक महासागर दूसरे सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर के बाद, और इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/6 है और इसका आकार अंग्रेजी के इस अक्षर के सदृश है, और यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर है, व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो रहा है ए होना चाहिए और सी, ए और सी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 3 में ऑप्शन 3 भी है तो ये सभी होना चाहिए। अब व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, तो यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर, तो सी भी ऑप्शन होना चाहिए, और एस अक्षर के आकार का ये है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 2 नहीं हो करके इसका राइट आंसर ये सभी होना चाहिए, 4 होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो बी और ए और सी, सॉरी ए और सी होना चाहिए इसका राइट आंसर, ए और सी, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/6 है और इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस से सदृश है, और यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो मौर्य शासक अशोक के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध उड़ीसा, कलिंग युद्ध कलिंग स्थान कलिंग उड़ीसा में है। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। कलिंग में मौर्य शासक अशोक के द्वारा 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। तो ये उड़ीसा में है। मौर्यकालीन कलिंग गणतंत्र उड़ीसा राज्य में स्थित था। इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है और यह दामोदर तथा गोदावरी नदी के मध्य अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था 261 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है प्रकृति इतिहास संग्रहालय द्वारा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को जीवन की उत्पत्ति विकास विषय पर शिक्षण हेतु प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। कहाँ, कौन सा जगह पर, कौन से अक्षांश है वह?
तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का ये जगह है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है। तो ये कर्क और मकर रेखा का बीच का जगह है जो दोपहर के समय सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि और मूल्यांकन का अवलोकन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस वितरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। अभिवृद्धि और मूल्यांकन का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो ऑप्शन देख लें। दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, रोजाना शिक्षा का अभिवादन न करना, दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, दूसरों के विचारों का निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। यदि विद्यार्थी दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी नहीं करता है तो अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विद्यार्थी की इस प्रवृत्ति की गणना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की किस शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तथ्य को पढ़ते हैं। तथ्य पहला में दिया गया है, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूप में सहमत नहीं था। दूसरा दिया हुआ, विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। और तीसरा दिया हुआ, विद्यार्थी सीधे ही अपने विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। चौथा में दिया हुआ है, विद्यार्थी ने अपने विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य होगा? तो ऑप्शन 1 में सही दिख रहा है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। तो यदि किसी कक्षा में सामूहिक चर्चा संपन्न कराई जाए तो विद्यार्थी एक दूसरे को टोकते हैं, असहमत व सहमत होते हैं तथा एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। तो इन सब गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों द्वारा परस्पर प्रश्न पूछना होगा। तो कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूप में सहमत नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान को किसी भी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य होगा। और इसलिए इस पर अगर विद्यार्थी एक दूसरे से पूर्ण रूप से सहमत नहीं होंगे तो इस पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था, ये नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है, क्योंकि यदि किसी कक्षा में सामूहिक चर्चा संपन्न कराई जाए तो विद्यार्थी एक दूसरे को टोकते हैं, असहमत व सहमत होते हैं तथा एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। तो इन सब गतिविधियों से सबसे महत्वपूर्ण ये गतिविधि जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों में योग्यता आकलन में कामन विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। तो यह सुझाव देता है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। यदि किसी कक्षा में सामाजिक विज्ञान के योगात्मक आकलन का मध्यांक यानी एवरेज 36 है तो इसका अर्थ है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? द्वीप के नाम से, या जल संधि, या भू संधि, या खाड़ी? तो भूमि की एक संकरी पट्टी है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो भूखंडों को जोड़ती है, 2 भूखंड को जोड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जल संधि। भू संधि पृथ्वी की एक संकरी पट्टी है जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है और यह अधिकांश नदी अथवा सागर के जल से होकर गुजरती है। काकेशस, करा, पनामा
आदि कुछ प्रमुख भूसंधियां भी इसी का उदाहरण है। जैसे पनामा नहर हो गया, तो दो भूखंडों को जोड़ती है आपस में, तो इसको जल संधि कहा जाता है। जल संधि, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जल संधि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या होगा? कथन 1 का ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। 2 में है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, और 3 में है मनुष्य का तात्कालिक विश्व परिवेश, और 4 में है पौधे और पशु जगत। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है वह भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, क्योंकि पृथ्वी के जिस भाग में जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहा जाता है। और जैव मंडल में रहने वाले सभी जीव, वनस्पति अथवा प्राणी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूमि, जल, वायु, वनस्पति और प्राणी जैव मंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ाता है? विविधता को बढ़ाता है कौन सा ऑप्शन जो है, चारों में से कौन सा ऑप्शन विविधता को बढ़ाते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपने गांव जाना, इसमें विविधता क्या बढ़ाएगा? रेलगाड़ी की यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना बढ़ावा देता है विविधता को। तो व्यक्तियों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? AD 2012 की AP 2012, BC 2012, EC 2012। तो इसको AD 2012 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, तो जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को लिखने के लिए BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो इसका प्रयोग किया जाता है, और ईसा के जन्म से पूर्व के वर्ष को BC से इंडिकेट किया जाता है, तथा बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको AD से इंडिकेट किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम AD 2012 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्य चर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना, गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का साधारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्य चर्चा का समावेश विद्यार्थियों में संकल्पनाओं को गहन समझ के साथ लंबी समय अवधि के लिए संचारण करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।